was in my head. हेलो 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 येलो एवोल्यूशन एवोल्यूशन करने जा रहे हैं आज हम लोग क्वेश्चंस विद आवर इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर। कैसे हैं आप अनिका जी? हाय हाय एवरीवन। गुड। हेलो। आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, ऑडियंस भी होपफुली अच्छी होगी। तो हम लोगों ने दो दो वीडियो डाल दिए हैं अभी तक एवोल्यूशन पे। एक डल चुकी है, एक अभी अपलोडिंग में। अच्छा, एक की एडिटिंग चल रही है। यस हाँ, आजकल मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करने लगा हूँ, हम लोग थोड़ी बहुत एडिटिंग करने लगे हैं। तो वो भी अपलोड हो जाएगी जब तक ये वीडियो अपलोड होने वाली है। एंड हम लोगों ने सोचा कि अब क्वेश्चंस कर लेने चाहिए हमें। हम लोगों ने यहाँ तक तो कर लिया है, बेसिक बेसिक चीज़ें कर लिया। वैसे क्वेश्चंस हम सारे अटैम्प्ट करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अनिका जी, वुड यू लाइक टू गिव इट अ शॉट? ओके, लेट्स ट्राई। Natural selection where more individuals acquired specific character value other than the mean character value leads to random change। ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या Natural क्वेश्चन? selection। क्या क्वेश्चन है ये? Natural selection where more individuals acquired specific character value other than the mean character value। mean character value यहाँ पे किस चीज़ को रेफर कर रहा है? मैं एक एग्जांपल के साथ बता पाऊँगा। देखो, मान लो एक पॉपुलेशन है, उसमें 3 तरीके के लोग हैं। एक 4 फीट के हैं, एक 5 फीट के हैं, एक 6 फीट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीन कैरेक्टर क्या होगा? What do मीन you- कैरेक्टर जो बीच वाला है 5। बीच वाला होगा। ठीक है, ये मीन कैरेक्टर वैल्यू होगी। तो ये होता है मीन कैरेक्टर, जो मतलब जो भी आप ट्रेट ले रहे हो उसका मिडल वर्जन। अब ये वेट पे हो सकता है, हाइट हो सकता है, आई कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे। तो नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन, मतलब ज़्यादातर सिमिलैरिटीज होंगी ऑर्गेनिजम्स में। नहीं नहीं, मीन कैरेक्टर के अलावा कुछ और कहीं और जा रहा है, या तो ये अब मीन कैरेक्टर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी क्या बची हुई आपके हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप अगर आपकी पॉपुलेशन 5 फीट की नहीं है तो क्या किस किस मतलब फिर ऑप्शन क्या बचा है आपके पास? 6। या तो 4 फीट की तरफ जाएगी, या तो ये 6 फीट की तरफ जाएगी आपकी पॉपुलेशन। अगर 5 फीट की नहीं है तो मेजोरिटी पॉपुलेशन या तो इधर या तो इधर। अब बताओ। तो स्टेबलाइजिंग चेंज, डिस्रप्टिव चेंज, डायरेक्शनल चेंज, रैंडम चेंज। डायरेक्शनल चेंज, वाई, व्हाट डू थिंक वाई? मेरे क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है मे बी। मेरे हिसाब से सही है, आंसर सही है, बट इसका एक्चुअली में रीज़न क्या है? 3 तरीके के चेंजेस आते हैं आपकी पॉपुलेशन में ना, 3 तरीके के चेंजेस आते हैं। अगर आप मीन कैरेक्टर की तरफ जा रहे हो, अगर आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है मीन कैरेक्टर की तरफ, तो वो स्टेबलाइजिंग होता है, क्योंकि आप स्टेबलाइज हो रहे हो, राइट? अगर आपका कैरेक्टर जो है वो किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो 6 में तो 4 में, तो वो डायरेक्शनल चेंज होता है। या तो वो ऐसा दिखेगा या तो वो ऐसा दिखेगा 6 फीट का। ठीक है, या तो वो 4 फीट का तो 6 फीट का। और अगर ऐसा होता है कि वो मीन कैरेक्टर के अलावा कहीं और जा रहा है, तो ये तो वो 4 फीट का है और वो 6 फीट का है, दोनों फीट का है, बस मीन कैरेक्टर नहीं है, तो वो डिसरप्टिव होता है। इसका आंसर एक्चुअली में डिसरप्टिव भी हो सकता है, सही बताऊँ तो। डिसरप्टिव। हाँ, मुझे नहीं पता, आई और डोंट नो। रैंडम क्या होता है? रैंडम, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया रैंडम चेंज क्या होगा। ये 3 चेंज तो मुझे पता है। इसका आंसर अगर किसी एक डायरेक्शन में जा रहा तो डायरेक्शनल है, या तो वो 6 फीट का है तो 4 फीट का। स्टेबलाइजिंग बिल्कुल नहीं है, रैंडम बिल्कुल नहीं है, डिसरप्टिव या डायरेक्शनल में से एक है। कैरेक्टर Okay. वैल्यू। अब यहाँ पे ना वैल्यू दे रखा है, ना कि वैल्यूज दे रखा है। अगर वैल्यू दे रखा है यानी कि कोई ना कोई सिंगल वैल्यू अकार कर रहा होगा ना, है ना? हाँ। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डायरेक्शनल होना चाहिए। लेट्स गो। क्या बात है, नाइस। यस। बढ़िया, मूविंग ऑन। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज। बताओ फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? फाउंडर इफेक्ट मतलब जो चेंज देखने को मिलता है ड्रिफ्ट पॉपुलेशन में। हाँ, मतलब एक्चुअली में क्या होता है ना, जब आपकी पॉपुलेशन जो होगी, मान लो 100 लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें से 10 लोग कट के कहीं और चले जाएंगे, फिर वो 10 लोग मिलके बड़े होते हैं, तो शायद वो होता है फाउंडर्स इफेक्ट। हाँ, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है, बट अगर उसमें से दो टाइप है, टाइप ए एंड टाइप बी। तो अगर टाइप ए किसी दूसरे लैंड एरिया पे चला जाता है जहाँ पे कोई और एग्जिस्ट नहीं करता है,
तो अगर किसी लेट से किसी आइलैंड पे चला गया तो वहाँ पे टाइप ए जाएगा और कोई और नहीं है, और टाइप ए अपनी पूरी कॉलोनी वहाँ पे क्रिएट कर लेगा। सही बात है, बहुत सारे ये हो जाएंगे। तो आई गेस जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना इसका आंसर। हाँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके वी विल गो विद जेनेटिक ड्रिफ्ट, नाइस, गुड। ओके मैच दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास फिनोमेना दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट दी गई है। अडेप्टिव रेडिएशन, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। जब आपकी जो अडेप्टेशंस हैं या एवोल्यूशन है एक पॉइंट से शुरू हो, तो एक पॉइंट यानी कि मेरे हिसाब से इसका आंसर डार्विन होना चाहिए, क्योंकि डार्विन फिंचेस एक टाइप की फिंचेस से स्टार्ट हो गए, बहुत अलग अलग टाइप की, इंसेक्टिवोरस, फर्गीवोरस और इंसेक्ट और क्या क्या था, मतलब इंसेक्ट खाने लगे और फ्रूट्स खाने लगे, वेजिटेबल खाने लगे, सीड से स्टार्ट हुई। तो आई गेस ए का फोर्थ होना चाहिए, ए का फोर्थ एक ही जगह है फोर्थ ऑप्शन में। आगे देख लेते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो होता है जब आप के एंसेस्टर्स डिफरेंट हो, एनाटॉमी आपकी डिफरेंट हो, बट काम एक ही हो आपका। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बर्ड एक ही काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, बट अलग अलग जगह से आए हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब जब आप एक पॉइंट से स्टार्ट करके अलग अलग जगह पे चले जाओ। तो आई गेस बी का 3 और सी का सेकंड होना चाहिए, बी का 3 सी का सेकंड। एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, अनिका डू यू रिमेंबर व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन? जो ह्यूमन बींग्स ने इन्फ्लुएंस किया हो, आर्टिफिशियल वन। यस करेक्ट, डी का फर्स्ट। तो क्या बात है, नाइस, प्लीज गो अहेड। ओके, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ये जो है वो एग्जांपल है एनालॉजी का। तो एनालॉजी आई गेस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन थी। यस दोनों का एक बार एनालॉजी समझा दो, एनालॉजी क्या होती है वो भी समझा दो एक बारी। तो एनालॉजी, होमोलॉजी और एनालॉजी दोनों। नहीं नहीं, बस एनालॉजी समझा दो। ओके, सो एनालॉजी में फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, बट जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो पेंगुइन और डॉल्फिन्स के जो फ्लिपर्स थे वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते थे, और स्विमिंग का, और उसके अलावा जो उन लोगों का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। क्या बात है, नाइस, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक करेक्ट, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि डेवलप किए हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से। डार्विन फिंचेस में ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं था, वो फिंचेस अपने आप ही डेवलप हो गए इधर उधर। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड, देखो वीड की जनरेशन बाय जनरेशन में क्या होता है ना, डेटॉल 99.99% कीटाणु मारता है, 0.01% कीटाणु बच जाते हैं। अब वो बचे हुए कीटाणु हाँ, आगे चल के रिप्रोड्यूस करते हैं, वो बचे भी इसलिए क्योंकि डिटॉल उनको नहीं मार सकता, तो डिटॉल रेजिस्टेंस जर्म्स पैदा होते हैं ऐसे। सेम लॉजिक अप्लाइज टू हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स, ठीक है। तो 2 इज डेफिनेटली ड्यू टू ह्यूमन, अब हर्बिसाइड तो ह्यूमंस देते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, सेम एग्जैक्ट आपका क्या बोलते हैं उसको, सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, हाँ डॉग्स को डोमेस्टिकेट किया गया, कुछ गार्ड डॉग बन गए, कुछ ऑर्नामेंटल डॉग बन गए, कुछ शीप हर्डर्स बन गए। तो ह्यूमंस ने अपने नीड्स के हिसाब से ब्रीड किया। तो आई गेस 2 3 4 होना चाहिए। अनिका डू यू एग्री? 2 3 4। चलो ठीक है, यस। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो योर चांस। Okay, so the question is embryological support for evolution was disproved by। ये किसने डिस्प्रूव किया था? तो आई गेस कार्ल अर्नेस्ट ने, शायद। शायद हाँ, फोर्थ। डिस्प्रूव इन्होंने किया था और अर्नेस्ट हैकल ने शायद रखा था, और इन्होंने खैर 4 लॉज भी दिए थे। हाँ, ये एक्चुअली में थोड़ा सा हमने देखा था वक्त भी। ये एक्चुअली ना एक अर्नेस्ट ने प्रपोज किया था और एक ने डिस्प्रूव किया था। एक ने डिस्प्रूव किया था। और ये एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है, मैंने पढ़ा है कि ना इनके कुछ एम्ब्रियोलॉजी को इनफैक्ट सपोर्ट करते थे। मैंने अपने कोर्स में पढ़ा था कि इनके 4 लॉज होते हैं जो जिसमें एम्ब्रियो एवोल्यूशन के बारे में बात किया तो जाता है, लेकिन उसका एवोल्यूशन से कोई लेना नहीं देना नहीं था। लेकिन अभी मुझे जब याद आ रहा है, खैर आगे बढ़ते हैं। यस गोइंग ऑन, ये सीमा जी बताएंगे, ये कन्फ्यूजन वो पूरा करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट किए थे एस एल मिलर ने, अम्यूनो एसिड बनाया था। तो इसके पीछे का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं। ओपारिन और हेल्डिन ने एक थ्योरी रखी थी कि भैया ऐसे ऐसे हुआ था कि पहले मतलब इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि जैसे कि अमीनो एसिड पैदा हुआ था। तो उन्होंने फिर क्या किया, अर्ली अर्थ जैसी कंडीशन
बनाई थी अपने फ्लास्क वगैरह में, एक्सपेरिमेंट में। तो उसमें क्या क्या था भाई, 800 डिग्री सेल्सियस तो था पहले, तो मुझे पता है, तो मैं फर्स्ट और फोर्थ देखूंगा। CH3 यानी कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये CH4 हुआ, मीथेन, ठीक है, मीथेन था, CH4। हाइड्रोजन था, अमोनिया भी था, और वाटर वेपर तो था ही था, तो आई विल गो विथ फोर्थ। ओके अनिका, योर चांस। ओके। After about how many years of formation of Earth, life appeared on this planet? 50 millions? नहीं 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 50, नहीं नहीं, दैट यू श्योर? 500 500 500 यस, क्योंकि 0.5 का अंतर आ रहा था। 0.5 billion years ago. यस, नाइस। एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट दिया था भाई अर्नेस्ट हैकेल ने, ऑफ कोर्स, और डिस्प्रूव किया था वॉन बेयर ने। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गो अहेड। ओहो, ये तो थोड़ा आगे का आ गया। वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट? Let's try. A hominid fossil discovered in Java in 1891, now extant, having cardiac capacity of 900 cc, was 900 cc. होमो इरेक्टस, उसका कितना था? देखो, होमो सेपियन और नियंडरथल मैन ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनका अच्छा खासा था। नियंडरथल का इनफैक्ट ह्यूमन से भी ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी थी, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकते। बाकी मुझे 900 से तो नहीं, बट जावा से याद है कि जावा में होमो इरेक्टस मिला था, तो आई गेस फोर्थ हो सकता है। क्या बात है, फ्लैश ईटिंग थे ये फ्लैश होमो ईटिंग थे, यस, इरेक्टस। राइट। क्वेश्चन नंबर 11th। एवोल्यूशन का वो फिनोमेना जिससे नई स्पीसीज निकल के आती है जियोग्राफिकल एरिया में, एक पॉइंट से स्टार्ट होके बाकी एरिया में स्प्रेड होती है, तो इसको अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होना और फिर उन स्पीसीज का ऐसे बाहर 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 स्प्रेड होना, दूसरे एरियाज में स्प्रेड होना, तो दिस इज आई गेस अडेप्टिव रेडिएशन। मूविंग ऑन विद द 12th क्वेश्चन। ओके, हाँ ये तो हार्डी वाइनबर्ग आ गया। वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट? पहला क्वेश्चन आप ट्राई करो, उसके बाद सेकंड वाला। एक ही तो क्वेश्चन है दो क्वेश्चन थोड़ी है, ये वाला मैं कर लूँ? एक ही है। हाँ, एक ही तो है ये। हाँ। अच्छा, मुझे बस समझा दो, मैं अटेम्प्ट कर लूँगा, बस समझाओ कि है क्या ये। ओके। हम्म। A gene locus has two alleles, A and A. अच्छा ठीक रुको, है। एक सेकंड रुको, रुको, पहले मुझे अब ये बताओ, सबसे इतनी पहले इतनी इन्फॉर्मेशन से बताओ, जीनोटाइप कितने आएंगे इसमें, कौन कौन से जीनोटाइप आ सकते हैं? कैपिटल ए कैपिटल एंड है, स्मॉल ए। स्मॉल है, और जीनोटाइप में तो दो चाहिए होते हैं ना, दो एलील चाहिए होते हैं, बताओ और बताओ। और कैपिटल ए कैपिटल ए हाँ करेक्ट। और स्मॉल ए स्मॉल ए। स्मॉल है, और कुछ रह गया? नहीं, और कुछ नहीं? सही है। ठीक है, सही है। तीन टाइप के जीनोटाइप आते हैं, ठीक है, और टेक्निकली ऐसे दो होते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो 50% इसको रहता मैं, है उसका रेशियो इसको 1/2। हाँ, इसको मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बताओ, फिर आगे क्या पूछा उसने? ओके। If the frequency of the dominant allele A is 0.4, डोमिनेंट allele की फ्रीक्वेंसी दी हुई है A की 0.4, तो जो रेसेसिव है उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 0.6। ओके, यानी कि आपका जो कैपिटल ए है वो 0.4 बार आ रहा है, और स्मॉल ए है वो 0.6 बार आएगा। करेक्ट है भाई, नो डाउट। आगे ओके, बताओ। so then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive? ओके, बन जाएगा मेरे से शायद। बताओ। होमोजाइगस एक इक्वेशन होता है हमारा, हम्म। तो उसमें जो होमोजाइगस डोमिनेंट है हम्म। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी स्क्वायर से। पी स्क्वायर से, वैसे इक्वेशन क्या होती है एक बार याद दिलाना। पी स्क्वायर प्लस टू पी, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये इक्वेशन कहाँ से आई है, डू यू नो दैट? वही हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से। हाँ, मतलब और इसके इसके उसमें पीछे का लॉजिक क्या है? सबसे पहले तो एक पनेट स्क्वायर से बनाया गया था, हाँ वहां से लिया गया था। हाँ, मतलब हम्म, वैसे बेसिक लॉजिक तो मैं ये कहना चाह रहा था, बेसिक लॉजिक तो ये है ना कि अगर आप एक की फ्रीक्वेंसी लो तो दूसरे की, और दूसरे की फ्रीक्वेंसी हाँ लो,
दोनों को तो स्क्वायर कर दो तो 1 हो जाएगा। 100% आएगा, इसीलिए हाँ, वो 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल है, ठीक है। चलो आगे बताओ। हम्म, ओके। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, क्या क्या निकालना है? इसका निकालना है, इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, तीनों का निकालना है हम्म। फ्रीक्वेंसी। हम्म। तो हमारे पास पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, उसके बाद पी हम्म, स्क्वायर है हमारे पास, कहाँ है? ओके। तो पी स्क्वायर जो है वो डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो ए इंटू ए 0.4 इंटू 0.4 हम्म। हाँ हाँ ठीक है, 0.4 इंटू 0.4 यानी कि 0.16 प्लस, बताओ आगे। प्लस उसके बाद फिर 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 0.48 प्लस प्लस क्यू स्क्वायर विच इज 0.6 इंटू 0.6 दैट इज 0.36 36, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1। equals to तो 1। बताओ इसमें से क्या होगा फिर। एक बार बैक करना। दो। ओके, सो 0.6 कैपिटल ए 0.16 और कैपिटल ए कैपिटल 0.16, ठीक है। 0.1, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी में था, हाँ, और इधर भी है, थर्ड में भी है, थर्ड में इनफैक्ट भी है। उसके फोर्थ बाद में भी है, कैपिटल ए फोर्थ में भी है। कैपिटल ए स्मॉल ए किस में है? बैक कैपिटल बैक। स्मॉल है। अभी एक बात याद रखो कि मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बता रहा कि ये ना 2 PQ है, ये ध्यान रखना, ओके। तो वो हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस PQ बताना है, क्योंकि PQ की फ्रीक्वेंसी बतानी है या 2 PQ की फ्रीक्वेंसी बतानी है, क्योंकि 0.48 तो 2 PQ है। हाँ, तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। वो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हेट्रोजाइगस लेट्स डोमिनेंट तो गो बैक। होता ही नहीं है कुछ, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थोड़ी होता है कुछ, होमोजाइगस होता है। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो वो हेट्रोजाइगस पूछ रहा है, तो वही है, 0.48 वाला होगा थर्ड। चलो ठीक है, फिर आगे। फिर उसके बाद फिर रेसेसिव है तो 0.36। हाँ, करेक्ट है मेरे हिसाब से भी। एक और चीज़ हम कर सकते थे, सही बताऊँ तो, तुम्हें अगर तुम्हें कैपिटल ए पता है, ठीक है, और तुम्हें कैपिटल ए का निकालना है, तो ऑफ कोर्स वो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.16 हो गया, ठीक है। अब तुम्हें कैपिटल ए पता तो तुमने स्मॉल ए निकाल लिया, स्मॉल ए का, और तुम्हें स्मॉल ए निकालना है तो ऑफ कोर्स वो हो जाएगा 0.36 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, तो 0.24 हो जाएगा। 0.2, और हमें चाहिए होता है 2 इंटू PQ, ठीक है, और 2 इंटू PQ हमारा निकला था 0.24, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 आ जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, ओके। ठीक है, बढ़े आगे। हम्म करेक्ट है बात है भैया। ओके, वेरिएशन कॉज बाय म्यूटेशन एज प्रपोज बाय ह्यूगो द एवराइज। अब वेरिएशन जो होती है वो म्यूटेशन के थ्रू वो रैंडम हो जाती, मेरे हिसाब से वो छोटी सी वेरिएशन होती है और शायद डायरेक्शन लेस होती है। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, मैं भूल गया इसका हाँ, आंसर। डायरेक्ट होती तो डायरेक्शन लेस है, बट रैंडम होती है कि स्मॉल होती है वेरिएशन? म्यूटेशन, म्यूटेशन स्मॉल नहीं होती है, रैंडम होती है। ओके, म्यूटेशन रैंडम। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत बड़ी होती है इसीलिए। हाँ, ओके, ह्यूज चेंज, हाँ ह्यूज चेंज है इसीलिए। चलो ठीक है, ओके, आगे। डैम भाई, वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? Okay, let's try. If a species, the weight of a newborn ranges from 2 kg to 5 kg, ठीक है, 97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.3 kg survive, whereas 99% of the infants born with weight 2 to 2.5 kg। पहले लिख लेते हैं इसमें जो भी गिवन है। वैसे ये उससे हो जाएगा, बिना लिखे भी हो जाएगा इसका आंसर। चलो तुम बताना, तुम बताना। हाँ ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। बताओ क्या क्या लिखना है। पहले उसका जो वेट दिया हुआ है, हम्म, आई डोंट रिमेम्बर। इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ द न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम, न्यूबॉर्न का जो वेट का रेंज है वो 2 to 5 kg है। ठीक है, तो वी कैन हैव एनी वेयर बिटवीन 2 to 5 kg।
ओके फिर पहली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर आगे बताइए। देन उसके बाद फिर क्वेश्चन। अच्छा हाँ सॉरी। ओके। 97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.5 kg। ठीक है, उसके बाद फिर जो 97% है न्यूबॉर्न, उसका जो एवरेज वेट है दैट इज बिटवीन 3 to 3.3 kg। ओके मतलब न्यूबॉर्न। ये सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, उनका एवरेज वेट नहीं है, ये वो लोग हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, 97% सरवाइव कर रहे हैं। बैक सरवाइव। बैक। हाँ एक सेकंड, हाँ लो। ओके। whereas 99% of the infants born with weight form, ये सरवाइव नहीं कर रहे हैं क्या 99? हाँ नहीं। 99% मर जा रहे हैं, ओके। डाई। तो उसका रेंज दिया हुआ है 2 to 2.5 kg और 4.5 to 5 kg डाई। यहाँ पे दो डेटास गिवन है, कहाँ दो डेटा गिवन है? 2 to 2.5 kg और हाँ 4.5 to हाँ 5। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी अगर आप पैदा हो रहे हो तो आप मर जाओगे। ओके। रुको, पता है ये तो व्हाट अच्छा चलो तुम दिस अटेम्प्ट इज कर लो टेक, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें, अटेम्प्ट कर लो। व्हाट टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकन। फोर्थ वाला ऑप्शन ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा था। नहीं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग बीच वाला होता है। हम्म डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। हम्म, डायरेक्शनल ये किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? आई गेस डिसरप्टिव। ओके सो यू से डिसरप्टिव, मेरे हिसाब से ये स्टेबलाइजिंग होगा, ठीक है, चेक कर लें, या एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारा रेंज कितना बताया उसने, 2 to 5 बताया, ठीक है। हाँ। 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4 और 4 से 4.5, ठीक है, और 4.5 से 5, ठीक। अब इसको ना हम ग्राफ के फॉर्म में लेते हैं एक बारी। देखो तो उसने क्या कहा है, अच्छा जिंदा कहाँ बच रहे हैं बच्चे, जिंदा कहाँ बच रहे हैं? जिंदा 97%, 3 to 3.3। ठीक है, 3 to 3.5 में, यानी कि यहाँ कहीं मान के चलते हैं। अरे फक। हाँ, तो ये बीच में मेन पोजीशन है। हाँ ठीक है, तो वो मीन पोजीशन मतलब ये इनके लिए अच्छा है, दिस इज़ नाइस फॉर देम, ठीक है। और उनके लिए खतरा कहाँ है, उनके लिए खतरा किधर है बताओ? खत्म। 4.5 to 5 या फिर 2 to 2.5। हाँ मतलब यहाँ पे भी खतरा है उनके लिए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर देम, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर देम। लास्ट वाला। अरे सॉरी, 4 to 4.5, ये भी इनके लिए अच्छा नहीं है और ये वाला पार्ट भी इनके लिए अच्छा नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कि नेचर में क्या होगा, मतलब आगे चल के बच्चे कौन सी वेट से आएंगे? 3 to 3.5। ओके तो ये ग्राफ कुछ इस शेप का बनेगा, है ना? हाँ। ये ग्राफ कुछ इस साइड को जाएगा, बीच की साइड को जाएगा, है ना? डू यू थिंक? डू यू, हाँ तो व्हाट यस। वुड यू, मतलब फिर डायरेक्शनल डिसरप्टिव करना है, क्या करना है? नहीं नहीं, स्टेबलाइजिंग हम्म, क्या बीच में आ बात है, रहा है मेन नाइस, पोजीशन। यू अंडरस्टैंड इट नाउ ना, अब तो समझ में आ गया ना। यस यस। चलो हाँ हाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। ओके, करेक्ट ब्रेन साइज से मैच करना है, वुड यू लाइक टू गिव दिस अ ट्राई? अच्छा नहीं, अब तो ये मेरी तरफ से आपको पता तो होमो इरेक्टस का 900 सीसी होता है, तो सी का 1। फर्स्ट, सी ठीक का है 1 तो 3 ऑप्शन में। इसके अलावा मुझे नहीं पता। नहीं मैंने एक और चीज़ बताई थी, याद करो, मैंने एक और छोटा सा पॉइंट बताया था, होमोसेपियंस का, याद करो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। होमोसेपियंस का आई गेस डी का 3 होगा। डी डी का का 3 नहीं, होगा, मतलब नहीं डी नहीं, का 3 मैंने नहीं क्या ऑप्शन। पॉइंट बताया था याद है, मैंने कम साइज़ कंपेयर करके बताया था कि एक का साइज़ ही इंसानों से भी बड़ा होता है, याद करो, किसका साइज इंसानों से भी बड़ा होता है? मे बी बी। हाँ नियांडरथल का, नियांडरथल एक्चुअली, एक्चुअली नियांडरथल तो उसका सेकंड होगा, बी का सेकंड नहीं, बी का तो फोर्थ होना चाहिए ना। फोर्थ होगा हाँ। हाँ बी का फोर्थ तो हो, बी का 4 और थर्ड ऑप्शन। डी का, बी का फोर्थ, डी का सेकंड, ए का थर्ड, ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। सही है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, नियांडरथल
एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे निएंडरथल को ह्यूमंस ने निएंडरथल के साथ मेट किया था और उनको आउटमेट कर दिया था, मतलब उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया था। अभी भी इंसानों में कुछ यूरोपियंस में निएंडरथल डीएनए होता है, पता? थोड़ा बहुत निएंडरथल डीएनए होता है उन लोगों में। यूरोपियंस में सिर्फ? हाँ, सिर्फ यूरोपियंस में होता है, यहाँ नहीं होता, अफ्रीका ये वगैरह में तो। हैबिटेट यूरोप में थी क्या? हाँ, ये यूरोप में थे मेनली। हाँ, यूरोप में ही थे मेनली, ठंडी जगहों पे रहते थे ये लोग, और ये ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब सिविलाइज भी थे ये लोग। इनके बरियल वगैरह का सिस्टम इनके यहाँ आ गया था, टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, रिचुअल्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे इनके यहाँ भी। मतलब अगर ये लोग एक्सटेंड नहीं होते तो इनके साइड बाय साइड रहते फिर ह्यूमंस। सोचो, मतलब ह्यूमंस अभी बस एक स्पीशीज़ है, और अगर ये बाकी के एक्सटेंड नहीं होता तो ये सब लोग साइड बाय साइड रह रहे होते इस ज़माने में। कितना कूल हम्म, होता वो। और ह्यूमंस ह्यूमंस एक्चुअल में काफ़ी वीक थे, निएंडरथल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। और इरेक्टस? इरेक्टस शायद लंबे हुआ करते थे, स्ट्रेंथ का मुझे नहीं पता, लंबे हुआ करते थे वो। ओके। खैर, बोन स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होना काफ़ी सारे वर्टिब्रेट्स में उन्हें क्या कहते हैं? जी, जब होमोलॉजी। सिमिलैरिटी, हाँ कुछ कह रहे हो क्या? होमोलॉजी। हाँ, यस करेक्ट, होमोलॉजी बोला जाता है इसको जब आपके बोन स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है। फंक्शन में अगर सिमिलैरिटी होती, दैट वुड हैव बीन एनालॉजी। एनालॉजी। इनमें से कौन से एग्जाम्पल, इनमें से एग्जाम्पल्स में से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या क्या है? डाइवर्जेंट का मतलब आपका एंसेस्टर सेम है बट आपके काम अलग अलग हो गए हैं उस ऑर्गन के। फोर लिम्स, मैन मैमल, बैट मैमल, चीता मैमल, लेकिन सबका काम अलग है, तो आई वुड से दिस वुड बी डेफिनेटली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और है ना? यस, ओके। मैन होल्ड करता है बैट वाह, लाइक गलत। एक। ओ, इनकरेक्ट अच्छा, ढूंढना था, इनकरेक्ट पूछा है? इनकरेक्ट ढूंढना था। वही। आई आई ब्रेन वाला भी पूछ सकते हैं, अच्छा हार्ट और हाँ, ब्रेन अच्छा वाला। हाँ यार, हार्ट और ब्रेन भी तो आता है यार। आई वाला ऑक्टोपस वाला जो था वो एनालॉजी का था। चलो, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। चलो ठीक है भाई, अनिका की गलती थी, मेरी को गलती नहीं थी, आगे बढ़ते हैं। चलो, योर चांस। Okay. According to Hugo de Virus, the mechanism of evolution is multiple step mutations, saltation, phenotypic variation, minor mutation. Minor mutation नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद मल्टीपल स्टेप म्यूटेशंस, फेनोटिपिक वेरिएशन। आई गेस फर्स्ट और सेकंड में से कुछ होना चाहिए। ह्यूगो मुझे डी वायरस आई मैकेनिज्म गेस इसका रिलेशन। इसका सॉल्टेशन है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा सॉल्टेशन क्या होता है। सॉल्टेशन हाईलाइटेड वर्ड है एनसीईआरटी में। आओ देख लेते हैं सॉल्टेशन क्या है। चलो, ओके। जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन की वजह से ना नई स्पीसीज बनती है, और इसको सॉल्टेशन बोला गया है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक बारी में होगा, बहुत बड़ा म्यूटेशन होगा। हाँ। सो ह्यूगो देव राइस का फिर तो सेकंड ही होगा फिर तो आंसर। हाँ, सेकंड। ओके, लेट्स गो विद दिस। मल्टीपल स्टेप तो नहीं होगा फिर। यस। हाँ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन cows yielding higher milk output represent stabilizing, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव या स्टेबलाइजिंग। मेरे हिसाब से अगर आप यील्ड के हिसाब से बनाओगे, आपको हायर मिल्क आउटपुट, यानी कि तीन तीन तरीके की गाय आ जाएगी, एक तो लोअर मिल्क आउटपुट, एक तो मिडल मिल्क आउटपुट, और एक तो हायर मिल्क आउटपुट। तो आप हाई की तरफ जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डायरेक्शनल होना चाहिए। यस। लेट्स गो विद डायरेक्शनल एंड इट इज करेक्ट। अनिका, योर टर्न। Okay. So continental drift led to disappearance of a number of South American mammals because alternation of vegetation was not conceived due to the survival. There was an outbreak of number of infectious disease, sudden change in the climatic condition. There were outcompeted by more highly evolved animals reaching here from North America. तो ये केस है क्या पर्टिकुलर हाँ हाँ, हिस्टोरिक यस इवेंट पे? यस। ओके। अमेरिकन मैमल्स। फर्स्ट आई गेस शायद नहीं होगा। इन्फेक्शियस डिजीज था क्या? नहीं नहीं, इन्फेक्शन डिजीज नहीं था नहीं। मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आई गेस फोर्थ होना चाहिए। फोर्थ। हाँ, आओ एक बार एनसीईआरटी में चेक करते हैं। लेट्स
साउथ, वाह साउथ का मेंशन ही नहीं है कहीं। मैंने एक बार हिस्ट्री में पढ़ा था 10th में कि एग्जैक्टली याद नहीं, शायद यूरोप का था ये रहा, या फिर किसी कॉन्टिनेंट का था। ये लो। हम्म There were South African mammals resembling horse mm, due to the same continental drift of mammals of Australia. Okay, तो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला कैसे है? फर्स्ट ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन तो ये था, वेजिटेशन वाला। नहीं नहीं, फर्स्ट वाला नहीं है। अच्छा आपको क्या समझ में आ रहा है, एक बार रीड करके बताओ क्या समझ में आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, deer, rabbit, etc. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North America fauna. बस Okay, बस बस यहीं तक, यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है? तो फोर्थ होगा, यस। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर भी बता दो क्या समझ में आया, ऑडियंस को बता दो। हम्म, किसमें? ये मतलब इसी में आंसर में क्या समझ में आया, क्या मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या था और क्या हुआ, आंसर क्या है? क्वेश्चन है continental drift led to disappearance of number of South American mammals। इसमें पूछ रहा है कि रीज़न क्या है उसके डिक्रीज का, डिसअपेरेंस होने का साउथ अमेरिकन मैमल्स का। तो वो ये है कि जब वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, शायद शिफ्ट हुए थे, तो नॉर्थ अमेरिकन मैमल्स ने उन्हें ओवरटेक कर लिया। शिफ्ट नहीं हुआ था मे एक्चुअली, बी। इनका पूरा कॉन्टिनेंट टूट के उधर चला गया था, पता थी ये बात? ओके। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट याद है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या हुआ था, मैप नहीं है, वर्ल्ड मैप होता तो दिखाता। पहले जो साउथ अमेरिकन वो था, मतलब वर्ल्ड मैप कुछ ऐसा दिखता है ना, यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका ये, टेक्टोनिक प्लेट्स जब ब्रेक हुए थे। हाँ पेंजिया पहले था, तो फिर ये ऐसे घूम के हाँ यहाँ पे हाँ आके यहाँ पे लग गया और धंस गया। इसी वजह से तो वो बना था, हिमालयाज बना था, मतलब पहले इंडिया का, हाँ। इंडिया सब कॉन्टिनेंट बिल्कुल अलग था। फिर वो घूम के जब पानी में तैर तैर के जब इधर से लड़े हम लोग, एशिया से जुड़े, तो क्या हुआ कि वो इम्पैक्ट इतना भयंकर इम्पैक्ट था कि उस इम्पैक्ट की वजह से ये वाला लैंड जुड़ा, ये वाला लैंड जुड़ा, और इसकी वजह से जब कोलिजन हुआ ना, इन दोनों लैंड्स के बीच में कोलिजन हुआ, तो वहाँ पे इतना बड़ा वो हो गया था, पहाड़ खड़ा हो गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स और डॉल्फिन जो होते हैं वो एनालॉगस स्ट्रक्चर है, मतलब एंसेस्ट्री शेयर नहीं करते हैं वो लोग, बट फंक्शन शेयर करते हैं वो लोग। 22 पे आ जाता है। चलिए चलिए अनिका जी, कहाँ चली गई आप? हेलो, वेट वेट वेट। ओके ओके, आई विल वेट। ओके, चलो जब तक अनिका आती है हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी सॉल्व कर देगी वो। करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको, ओरिजिन ऑफ लाइफ हम्म कैसे आई थी। अच्छा आ गए आप? Which of the following is the correct sequence of, हाँ किसी का कॉल आ गया था। ओके Which ओके। of the following is the correct sequence of events in origin of life? तो लाइफ की जब ओरिजिन हुई थी तो किस सीक्वेंस में हुई थी, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्या होता है। आई गेस ये ओके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह। ओके। आरएनए प्रोटीन होगा ये। सिंथेसिस। ओके, आरएनए प्रोटीन। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सीक्वेंस बताना है ओरिजिन ऑफ लाइफ की कैसी हुई थी। ऑर्गेनिक मोनोमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स से पहले तो मोनोमर्स बने होंगे, ठीक है, तो तो बी बी के वाला बाद सी होगा, तो बी यानी के कि बाद सी आएगा। फोर्थ तो नहीं हो तो सकता। सी, हाँ फोर्थ तो नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं फोर्थ। हो, हाँ नहीं हो सकता। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम ये तो सबसे लास्ट में हुआ होगा, तो सेकंड में नहीं हो सकता। उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, प्रोटोबायोन्ट्स से पहले बने होंगे, तो आई गेस ए बी सी डी। ए बी सी डी हो सकता है, बी सी ए डी भी हो सकता है। चलो आओ देखते हैं, बी सी ए मेरे हिसाब से यानी बी सी ए डी होना चाहिए, बट चलो लेट्स गो विद ए डी। प्रोटोबायोन्ट्स। एक बार सर्च करके देखना प्रोटोबायंट्स क्या होता है। बी सी ए डी है, कोई बात नहीं, इसको डाउट में बी डाल सी लेता ए डी। हूँ, डाउट में डाल लेता हूँ। एक बार सर्च करो प्रोटोबायंट्स क्या होता है।
ओके। एवोल्यूशन प्रोटोबायोन्ट्स, अच्छा ये रहा। तो I- व्हाट आर प्रोटोबायोन्ट्स? हाँ, व्हाट आर the first form प्रोटोबायोन्ट्स? cell. प्रोटोबायोन्ट्स है फर्स्ट फॉर्म सेल। अच्छा, ओके ओके, फर्स्ट फॉर्म सेल्स, हाँ सही बात है, ओके, सेल में तो तो पहले ऑब्वियसली पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हाँ, मोनोमर्स बने होंगे, उसके बाद सेल बनेगा। उसके बाद सेल बनेगा क्योंकि छोटी चीज़ है ना ऑर्गेनिक पॉलीमर वगैरह तो। हाँ। चलो, कोई बात नहीं। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है बिल्कुल पीछे से आगे तक का। तो ओके, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलो, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस लास्ट में रखते हैं। मेरे हिसाब से पहले रामापिथिकस आया था, बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया था। हो सकता है बीच में कहीं होमो हेबिलिस आया हो, और होमो इरेक्टस। आई विल गो विद वन। बताओ, आप बताओ अनिका। होमो इरेक्टस लास्ट में आया था, ये तो पता है। हम्म, तो होमो इरेक्टस तो सभी में लास्ट में सभी है। में लास्ट में आ रहा है। और हाँ, और ये फर्स्ट वाला जो है इसका रामापेथिकस, हाँ ये फर्स्ट में आया था। और ये चलो, ह्यूमन से काफी ज्यादा मैच करता है, अभी प्रेजेंट डे ह्यूमन से। आओ एक बार चेक करते हैं। लेट्स चेक, कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। कहाँ दे रहा था, यहाँ दे रखा था शायद। आओ देखते हैं। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस आए थे। ठीक है, तो रामापिथेकस पहले आया, उसके हाँ बाद ये रहा, वाज मोर मैन लाइक। हाँ फिर होमो हबिलिस का मेंशन है। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का वो है। मतलब ऐसा नहीं है कि वॉज मोर मैन लाइक का मतलब, अच्छा सुनो, एप लाइक। अच्छा एक और बात। हाँ हाँ। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस में कंपैरिजन दिखा रहे थे वो, कि मतलब ये ड्रायोपिथेकस के बाद, ड्रायोपिथेकस से वो ये सब बने, क्या बोलते हैं, गोरिल्ला और चिंपैंजी। मतलब थे तो ये इंसान जैसे नहीं थे रामापिथेकस, थे तो ये एप जैसे ही। बस ये इन दोनों के कंपैरिजन में इंसान से ज़्यादा मैच करने वाला ओके, ये था, मैन लाइक था ये। कंपैरेटिवली ज्यादा सिमिलर था ह्यूमन हाँ से, होमो हाँ। सेपियंस से। अच्छा ये तो बाय द वे, ये रामापिथेकस वगैरह तो अब यूज़ भी नहीं करते वर्ड्स। एक बार मैंने इसके ऊपर वो डाल दिया था, क्विज डाल दिया था, और जो मुझे गालियाँ पड़ी हैं कि भाई ये गलत है, ये है वो है, रामापिथेकस तो वर्ड यूज़ भी नहीं होता, ये वो फलाना ठिकाना। अब मैं क्या, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था वो, शायद 2000 उसके आसपास रिस्पॉन्स आ गए थे उसके, तो इसलिए बड़ी अटेंशन हो गई थी भाई। खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बात है। अच्छा, होमो हबिलिस बाद में आया ना, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हबिलिस, फिर होमो इरेक्टस आया। चलो कोई नहीं, सीमा जी की गलती है ये तो। आगे बढ़ते हैं, चलो योर चांस। सीमा जी, हाँ सीमा सीमा जी। जी है अभी यहाँ नहीं नहीं, सीमा जी नहीं है, इसलिए उन पे गलती डाल दी। सीमा जी की एक्चुअली आजकल तबीयत ख़राब चल रही है। पे? ओके। उनकी तबीयत कुछ In ज़्यादा चल Hardy रही है। frequency of heterozygous individual is represented by 2pq. 2PQ, लेट्स गो। ओके, चलो सही है। 25, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। एक्चुअली मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन क्यों है। ये मेरा डाउट भी रहा है, ये पिछली बार भी मेरा डाउट था। देखो ये रहा मेरा डाउट, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन क्यों है ये। Oh, चलो कोई नहीं, मूविंग अहेड। स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, लेट्स गो। चलो आपकी चांस। analogous structures are a result of convergent evolution. सही बात है, एक साइड कन्वर्ज करके वो काम की चीज़ें बनाते हैं जो दोनों के काम आ जाए। स्टेटमेंट दे रखी है ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेके, अब देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे वो नॉन ग्रीन थे और एनारोब्स थे, सही बात है। ग्रीनरी थी नहीं, सेलुलोज वगैरह होगा नहीं, ऑक्सीजन भी इतना अवेलेबल होगा नहीं। पहला ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म था वो कीमो ऑटोट्रॉफ थे, जो कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। अब नेवर रिलीज से मुझे दिक्कत है, क्या पता करते हो रिलीज, मेरे हिसाब से क्या पता करते हो, बट आई विल गो विथ कि दोनों चीज़ें सही है। आई थिंक दोनों बोथ आर करेक्ट। व्हाट डू यू से अनिका? Uh, the earliest organism that appeared on Earth were non-green. Non-green कह सकते हैं. The first autotrophic organism were chemoautotrophs that never released. Controversial है, maybe B wrong भी हो सकता है, पता नहीं. बी But रॉन्ग हो सकता है, go with लेट्स third. लेट्स गो विथ थर्ड, एंड इट इज़ करेक्ट। क्या बात है, ये क्वेश्चन वैसे अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, सच बताऊँ तो। कोई नहीं, योर चांस।
Which of the following structures are homologous to the wing of bird? बटरफ्लाई वाला है क्या? विंग ऑफ नहीं, मॉथ मॉथ मौत है। मॉथ वाला है। हाँ इंसेक्ट। ओ, वैसे बाय द वे उन्होंने नहीं। होमोलोग पूछा है फिर उन्होंने, एनालॉग नहीं पूछा था। ओके होमोलोगस मतलब एनाटॉमिकली सेम होगा। ओके ओके बर्ड का होगा सेम। डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट तो नहीं होगा, फ्लिपर भी नहीं होगा। डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, विंग ऑफ बर्ड शार्क के फिन से सिमिलर हो सकता है क्या? शार्क ऐसे तो के, कोई भी अच्छा ऑप्शन मुझे सही नहीं बर्ड, लग रहा है। बर्ड कौन सी फैमिली से है? बर्ड एव्स। और एव्स किस में आता है? पता नहीं। एव्स मैमल्स में नहीं आता क्या? हाँ हाँ तो और कौन, एव्स मैमल्स। तो इनमें से और कौन? मैमल है यहाँ रैबिट। यार इसका तो आंसर थर्ड और फोर्थ दोनों ही हो सकता है, क्योंकि वेल भी तो मैमल ही होती है। वेल, हाँ वेल भी वेल तो। फिश होती नहीं है। शार्क नहीं होता है आई गेस, शार्क अरे इज नॉट अरे नहीं नहीं, मैमल। एक्चुअली शार्क इज नॉट मैमल। एक्चुअली इसका आंसर एक ही है, वो भी मुझे हिट हुआ। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। याद करो होमोलोग का वो क्या है, मतलब होमोलोग का कंडीशन क्या है, याद करो। होमोलोग का कंडीशन ये है कि एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए और ओके फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म। ओके ओके, गुड गुड गुड। तो अब तुम्हारे पास, तुम्हारे मतलब इतना पता चल गया कि या तो थर्ड होगा तो फोर्थ होगा। डू यू अंडरस्टैंड वाई? हाँ समझ गई ना ऐसा क्यों है? फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहा है। नहीं 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 नहीं। बट वो उड़ते कहाँ हैं? अरे नहीं नहीं, फंक्शन होमोलोगस का मतलब होता है कि सॉरी सॉरी फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म। एनाटॉमिकली, डिफरेंट। एनाटॉमिकली सिमिलर होना चाहिए, फंक्शन अलग होगा। एनाटॉमिकली सिमिलर होना चाहिए, है ना? बट हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट और विंग ऑफ बर्ड सेम कैसे हो सकता है एनाटॉमिकली? एनाटॉमिकली सेम है क्योंकि दोनों का दोनों वो है ना, क्या बोलते हैं, अच्छा। मैमल है। हाँ मैमल है, देखो सिमिलैरिटी होगी। मैं अभी वो बात रैबिट वाली चीज़ पॉज करो। तुम्हें कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? मैमल तो फिर वेल भी है तो फिर एनाटॉमिकली सेम तो यही फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। तो वेल भी नहीं उड़ता रैबिट भी नहीं उड़ता, फंक्शंस दोनों डिफरेंट परफॉर्म करते हैं तो दोनों ही आंसर हो सकता है। दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन आंसर देखो, अब ध्यान देना कि हम किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। याद करो, किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? विंग की। विंग किस, विंग क्या होता है बर्ड का? विंग कौन सा पार्ट होता है? व्हाट इज इट? लिम्स। विच लिम्ब, विच लिम्ब? हाइंड। नो, इट्स अ फोर लिम्ब। हाइंड लिम्ब तो उसके पैर फोर। होते हैं ना, जैसे पर्च करता है वो। अच्छा। तो यानी कि थर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो फोर लिम्ब की बात हो रही है और ये हाइंड लिम्ब की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, सिमिलर हो ही नहीं सकते। तो जो विंग्स है वो फोर लिम्ब के मॉडिफिकेशन से बनता है बर्ड में। हाँ, और फ्लिपर भी फोर लिम्ब के मॉडिफिकेशन से बनता है। तो यानी कि फोर्थ होगा इसका आंसर, ओके। है ना? फोर्थ। है कि नहीं? यस। हम्म। देखो, आगे बढ़े, साइड में आ गई ये बात। यस। चलो मूविंग ऑन। 29th, इनमें से कौन सा सबसे कॉमन मैकेनिज्म है जेनेटिक वेरिएशन का जब आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो? तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है। सेल चैप्टर में हमने पढ़ा है, जब वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और वो मतलब दो सिस्टर क्रोमोसोम्स एक दूसरे को अपना जेनेटिक मटेरियल दे देते हैं। एक्सचेंज कर। हाँ ये हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ प्रोफेज वन में होता है ये। हाँ प्रोफेज वन में होता है, यस। तो मूविंग ऑन, अनिका, लेट्स गो योर क्वेश्चन। Okay. A population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if there is no migration. Uh, the population is large. Individuals mate selectively. There are no mutations. तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो था तो वो ऐसे इक्विलिब्रियम पे बेस था जिसमें कंडीशन हमने लिया था वो बेसिकली एक जेल जैसा स्ट्रक्चर था। बिल्कुल ना तो कुछ अंदर आ सकता है वेरिएशन, ना तो कुछ मतलब ना तो कुछ ऐड हो सकता है ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई चेंजेस नहीं आ सकता। ठीक है। तो वो इसमें बोल रहा है कि ऐसा पॉपुलेशन क्यों
कब किस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सी कंडीशन होगी तो। अगर माइग्रेशन नहीं होगी तो नहीं होगी तब तो एग्जिस्ट करेगा ही, ये तो सपोर्ट में है इसके, तो ठीक फर्स्ट है, तो नहीं होगा। द ठीक है। पॉपुलेशन इज लार्ज, नंबर पे आई डोंट थिंक नंबर पे डिपेंड करता है, वो आ, तो उसके मतलब एंट्रेंस और एग्जिट पे डिपेंड करता है। हाँ, तो अगर नंबर पे इंडिविजुअल्स मेड सेलेक्ट, हाँ, बोलो, बोलो, कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू करो। इंडिविजुअल्स मेड सेलेक्टिवली, इसका क्या मतलब होता है? मतलब किसी करेक्टर को देख के इंडिविजुअल मेट कर रहे हैं कि वो लंबा है, मोटा है, हट्टा कट्टा है, पैसे ज़्यादा हैं, किसी पर्टिकुलर करेक्टर पे देख के किया गया, रैंडमली मेट नहीं कर रहे हैं इंडिविजुअल्स। तो ये आपस में कर रहे हैं या फिर बाहर से? नहीं, आपस में ही कर रहे हैं। ओके, तो ये भी तो सपोर्ट कर रहा है, देयर आर नो म्यूटेशंस, म्यूटेशंस मतलब कोई बिग चेंजेस नहीं होंगे, तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, पता नहीं सेकंड और थर्ड में कुछ, देखो, मतलब सेकंड और फोर्थ में। यू सेड की पॉप, अच्छा, व्हाट डू अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द आंसर, व्हाट डू यू थिंक? इज नो म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो uh, तो भी तो सही है, ये भी तो वही चाहता था कि कोई चेंज नहीं आए, तो ओके, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, और ये आपस में ही कर रहे हैं तो ये भी थर्ड भी गलत ही होगा, तो सेकंड भी कुछ सेकंड ही होना चाहिए, बट सेकंड समझ में नहीं आ रहा है, पॉपुलेशन इज लार्ज से वो डिस्क्राइब क्या करना चाह रहा है? देखो मैं बताता मोस्ट हूँ, प्रोबेबली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर मेरे हिसाब से एक्चुअली थर्ड है। इंडिविजुअल थर्ड, जब सेलेक्टिवली मेट करने लगेंगे तो रैंडम मेटिंग नहीं होगी, और हाइडी वाइनबर्ग का एक कंडीशन होती है कि वो रैंडमली मेट करें, एक दूसरे से वो लोग रैंडमली मेट करें। ओके, एक बार चलते हैं वापस, लेट्स तो वो चेक। आपस में ही सेलेक्ट करते हैं ना? हाँ, लेकिन किसी न किसी पर्टिकुलर वजह से, किसी न किसी पर्टिकुलर जीन को लेके वो लोग सेलेक्ट करेंगे, तो वो रैंडम मीटिंग नहीं होगी। यहाँ लिखा हुआ था कहीं ना कहीं कि रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, कहाँ है वो वाला पॉइंट, कहाँ है, नहीं दिख रहा है मेरे को। जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं बना रहेगा, समझ रहे हो क्या आप? हाँ, मतलब ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब मान लो रिसेसिव जीन बहुत कम हो गया और ये वाला जीन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम हट गया ना, पता है कहाँ? हाँ, अच्छा, ये रहा, देखो। जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 पॉइंट होता है। माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, अच्छा, ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, और बाकी का वो नहीं दे रखा मेरे हिसाब से। इसका आंसर वही है, रैंडम म्यूटेशन, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल। मेरे हिसाब से इसका सिलेक्टिव, आंसर थर्ड होना चाहिए। लेट्स गो विद सेकंड इफ यू वांट। थर्ड है आंसर, चलो बढ़े आगे। थर्ड, हाँ, ओके, मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 31। सबसे छोटी बुद्धि किसकी? ये जोजी की हाँ, है, सबसे छोटी बुद्धि जोजी की, बट यहाँ पे जोजी का नाम दे नहीं रखा, तो सबसे छोटी बुद्धि, व्हाट डू यू थिंक, बताओ। हमने आपने बताया था सबसे ज्यादा होता है, फर्स्ट वाला जो है उसका सबसे ज्यादा होता है, हम्म, और इरेक्टस का ज्यादा होता है सेपियंस से, तो नहीं, 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 होमोसेपियंस ऐसा या नहीं था, फिर ऐसा नहीं है, इरेक्टस का ज़्यादा नहीं होता, होमोसेपियन का ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा निएंडरथैलिस का। होमोसेपियंस से ज्यादा होता हाँ, इरेक्टस से ज़्यादा होता है है। होमोसेपियन का। 900 सीसी किसका होता है? इरेक्टस का। इरेक्टस का। हाँ, और होमोसेपियंस का? 1350 सीसी। ओके, तो और हिबालिस मे बी सेकेंड और थर्ड। हाँ, हेबिलिस का सबसे कम होता है, 650 से 800 सीसी के आसपास होता है, ओके, इन चारों में से ऑफ कोर्स। चलो 32 पे आ जाते हैं। दो समझ। पॉपुलेशन दे गए हैं ग्रासी फील्ड पे, अब बताओ ऐसा क्यों है, आओ देखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं कि ए पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, बी पहले कम था, आगे चल के ज़्यादा हो गया। पॉपुलेशन ए ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं पॉपुलेशन बी से, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हुआ होता तो पॉपुलेशन ए डिक्लाइन नहीं होता। पॉपुलेशन ए ज़्यादा खाना खा रही है, अच्छा, पॉपुलेशन ए ने खाना खा मतलब खा लिया है पॉपुलेशन बी को, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट पॉपुलेशन कम हो गई, एक सेकेंड, टू हो चेंजेस सकता है। ओ क्या बात है, क्या बात है, जोजी सर, वही। ये क्या हाल है जोजी भाई, कैसे हो आप?
भाई फ्रिज खराब हो गया। पेट खराब हो गया? फ्रिज फ्रिज खराब हो गया कैसे? बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तो ठीक है भाई। मैंने लास्ट वीडियो देखा था, ताऊ जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। है ना, इतना गंदा कैरेक्टर देवा था वो। कैरेक्टर तो ब्रेक कर, कैरेक्टर ब्रेक कर दे रहा था हर थोड़ी थोड़ी देर में, इतना। 2 लाइन के अंदर कैरेक्टर धीरे धीरे कैरेक्टर के पीछे की खत्म कहानी हो बड़ी, रहा था। कैरेक्टर के पीछे कहानी बड़ी अच्छी थी, और हम अब उससे कैरेक्टर बोलना बंद कर रहे हैं भाई, वो एक्चुअली में रियल थे भाई, कभी कैरेक्टर एडमिट नहीं करना चाहिए, छलावा खत्म हो हाँ जाता है, छलावा खत्म हो जाता है। अच्छा, फ्रिज फ्रिज चल रहा, देखे फ्रिज चल रहा था क्या आपका, है ना। जो जी भाई? अरे फ्रिज के तो पकड़ के, पैर ही नीचे बैठा। पकड़ के रखना वरना कहीं पकड़ के ना भाग जाएगा। छी भाई छी। तो आगे बढ़ते हैं। तेरा भी सुनता है। हाँ चलता है। देख ले फिर पकड़ ना जाए। ठीक है। पॉपुलेशन बी जो था वो ज़्यादा compete कर पा रहा था पॉपुलेशन ए से, तो मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन है भाई, पॉपुलेशन बी बढ़ गई, पॉपुलेशन ई कम हो गया, तो आई विल गो विद फोर्थ। चलो ऑफ कोर्स आई एम राइट, नेवर रॉन्ग। चलो तीन बार नीट नहीं हुआ। The wings of bird and the wings of insect are विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, तो फंक्शन सेम एनालॉगस। परफॉर्म करता है और एनाटॉमिकली डिफरेंट रहता है, तो वही एनालॉजी कन्वर्जेंट, ओके, फर्स्ट लेट्स ऑप्शन। गो विद नंबर लेट्स वन। गो। लेट्स गो फर्स्ट ऑप्शन, क्या बात है, नाइस, अप्लॉज अप्लॉज। जो जी भाई, इंडस्ट्रियल रुक जा। मैमोरिज्म जो है वो एग्जाम्पल किस चीज़ का है, वो है नेचुरल सिलेक्शन का। शाउट आउट दे देता हूँ, इंग्लैंड में क्या हुआ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, तो भूरे रंग की जो मौत थी वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पा रही थी, क्यों? क्योंकि हर चीज़ भूरी हो गई थी सूट की वजह से, तो ज़्यादा बेटर सर्वाइवल का चांस था अरे उनका। वो कैमोफ्लेज में काम आ रही थी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 35, जो जी आपको अटेम्प्ट करना है, वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट? मुझे दिख नहीं रहा सही बताऊं तो मैं चश्मा। भूल गया हूँ, हाँ मम्मी बुला रही है तो बैठ नहीं दे सकता। चलिए खैर, अनिका जी प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो फोर limbs of cat, lizard used in walking, okay, four limbs of whales used in swimming and four limbs of bat used in flying are example of, ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सबके जो फोर लिम्स है उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो ये नहीं, होमोलोगस का होमोलोगस। ऑर्गन का एग्जांपल। होमोलोगस ऑर्गन्स, और ये एवोल्यूशन कौन सा है, किस टाइप का एवोल्यूशन है ये, व्हाट डू यू थिंक? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, क्या बात है, डाइवर्जेंट। अप्लॉज अप्लॉज, जो जी भाई अप्लॉज। अरे अगर यार ये खुलती नहीं। अगर 1000 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है जिसमें 360 अपने ए को बिलोंग करता है, 480 अपने इसको बिलोंग करता है, और बाकी के बच्चे को 160 को करते हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी, इस डेटा पे कैपिटल ए की अलील क्या है, तो देखो 1000 है, 360 आपके कैपिटल ए को करते हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.6 की। तो अगर कैपिटल ए की, सॉरी 0.36 की है, कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी 0.36 की है, तो उसमें से बस एक की होगी 0.6, तो आई विल गो विद क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। एक बार आपको देखना है, वर्बली मतलब फिजिकली देखना है, तो देखो 1000 हैं विजुअली, माय बैड, उसमें से 360 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 360 अपन 1000 की, ठीक है, तो वो हो गई 0.36 की। कैपिटल ए यानी कि ए स्क्वायर की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.36 की, तो कैपिटल ए की होगी 0.6 की, 0.6 की। लेट्स गो विद दैट, ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 37 प्लीज अनिका जी गो अहेड। ये होमोलोगस और एनालोगस वाला क्वेश्चन भरा पड़ा है पूरा। Which one of the following are analogous structures? Analogous structure वो होते हैं जो फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं बट एनाटॉमिकली डिफरेंट होता है, तो फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, लेग्स ऑफ हॉर्स, नहीं सेम ही फंक्शन, लेग्स ऑफ हॉर्स, सेम फंक्शन, तैरने में हाँ, मदद करते हैं, तैरने में मदद करते हैं हॉर्स हाँ, को। तो हॉर्स तैरते सी हैं, हॉर्स, हॉर्स नहीं, सी हॉर्स तैरते हैं। तो यहाँ उनके पे सिर्फ पैर हॉर्स होते हैं। लिखा हुआ सी दरियाई घोड़े के होते हैं भाई, क्यों नहीं होते, दरियाई घोड़े हिप्पोपोटामस के होते हाँ हैं। होते है, हैं। सो पिजन, अरे अरे मजाक ठीक कर है, रहा हूँ, आगे बढ़ो। हॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटा, तो कोई बात नहीं, वैसे फंक्शन वैसे सीरियस नहीं लेता। फंक्शन ठीक है, तो
आई गेस फोर्थ होगा. आई गेस फोर्थ होगा सेड अनिका इन 2024. 2024 चल रहा है. 2024 चल रहा है क्या? यस. हाँ ठीक है. हाँ तो इट बट इज सेकंड भी हो सकता भूल गया है. क्या? सेकंड हो रॉन्ग सकता रॉन्ग. है. सेकंड अरे ही अरे ये है. होमोलोगस का एग्जांपल था. सेकंड ही है. चल भाई एक हाँ हाँ सैड हाँ. सैड साउंड बजाइए भाई जोजी. जोजी भाई आप बजाना सैड सैड. सॉन्ग. हाँ अपने मुंह से निकाल दे. वेरिएशन टूटा इन हुआ. वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस. अच्छा देखो वेरिएशन जो होती है वो बाय चांस भी आ सकती है. नेचुरल सिलेक्शन ज़रूरी नहीं होता. इसको क्या बोलोगे आप? क्या बात है. इसको आप बोलोगे वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन. इसको आप बोलोगे आई हैव नो आइडिया. इसको क्या बोलोगे आप? Variation in gene frequency within populations can occur by chance rather than by natural selection. Uh, genetic drift तो म्यूटेशन. नहीं बोलेंगे. म्यूटेशन. जेनेटिक फ्लो. इट कुड जेनेटिक बी. लोड. जेनेटिक लोड क्या होता है? ठीक है भाई अब मैं PG-13 रखना चाह रहा हूँ इसको. आई डोंट नो. मुझे आई हैव नो आइडिया. ऑनेस्टली नो आइडिया. समझ गया भाई. रैंडम मीटिंग क्योंकि रैंडमली कुछ भी हो रहा है. आई डोंट नो. लेट्स गो विद रैंडम मीटिंग. नहीं लेट्स गो विद. जेनेटिक फ्लो लेट्स गो विद. में भी लेट्स गो विद. सेकंड या फोर्थ में से. लेट्स गो विद लोडिंग. फोर्थ. लेट्स गो विद फोर्थ. लेट्स गो विद फोर्थ. ओके इट्स 3. तो थर्ड है ये हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट. ये हमारा डाउट है भाई. बताना अगर किसी को पता हो तो भाई. जान नहीं बता रहा क्या अच्छा चलेगा. जेनेटिक ड्रिफ्ट से वेरिएशन हो तो जाती है जीन फ्रीक्वेंसी में. कुछ फ्रीक्वेंसीज बढ़ तो जाती हैं फाउंडर्स इफेक्ट की वजह से. ओके. हाँ से बात तो सही है इनकी. कोई गलत बात नहीं है. ये देखो चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी हो जाती है. चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी हो जाती है फाउंडर्स इफेक्ट की वजह से. तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन के अलावा बताओ और किस चीज़ की वजह से होता है. तो हाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता तो है. माय बैड भाई. डार्विन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो था वो क्यों था? ये अनिका योर चांस. Okay. According to Darwin, organic evolution is due to reduced feeding efficiency in one species due to the presence of interfering species. Organic evolution क्यों था? Intraspecific competition, interspecific competition. ये competition वाला point था तो NC में, but इसमें भी specifically पूछा है इंट्रा या इंटर. Competition with closely related species. तो I guess आपकी आवाज़ कट गई ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वो अनिका. था अनिका आपकी कंपटीशन की आवाज़ वजह कट से गई. आपस. हाँ हाँ हेलो. हाँ फिर से बोलना तो कंपटीशन. डार्विन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन था. हाँ हाँ. तो वो शायद आपस में हो रहा था इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में भी. मतलब एक ही स्पीसीज के बीच में. इंटर मतलब तो दो स्पीसीज के बीच में. इंट्रा मतलब एक ही स्पीसीज के बीच में है ना. नहीं नहीं, अगर एक ही स्पीसीज के बीच में होगा तब तो एवोल्यूशन कैसे होगा ऑर्गेनिक? आई डोंट नो. मैं शायद पूछ रहा हूँ. इंटर. मेरे हिसाब से तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होना चाहिए. दूसरे रिलेटेड स्पीशीज. अरे वर्जिनीस. हाँ भाई साहब. ओके. गद्दार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्री. ये ट्री. एनसीईआरटी में था. एनसीईआरटी में हैं? आई डोंट नो. आई डोंट नो. लेट्स चेक. क्या कहते हैं? सर्च करो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सर्च करो. एक सेकेंड. डार्विन का मेंशन एक यहाँ पर है. एक यहाँ पर है. यहाँ पर है. एक स्पीसीज की बात हो रही है कि नहीं हो रही मुझे नहीं पता. एक यहाँ पर है. यहाँ पर भी कोई काम नहीं है. यहाँ पर भी कोई काम नहीं है. ओके मेरे हिसाब से ये इंट्रा स्पेसिफिक यहाँ पे तो होगा. इंट्रा स्पेसिफिक होगा यहाँ पे. ओके आई डो नॉट नो. कंपटीशन सर्च करो एक बार. कंपटीशन सर्च करो. अब बाय द वे जोजी भाई गद्दार को वो बोल सकते हैं ट्रीचर. ट्रैक्टर भी बोलते हैं ना. ट्रैक्टर. हाँ ट्रैक्टर भी बोलते हैं. अच्छा. कंपटीशन. theoretically population बैक्टीरियल. grow exponentially if everybody reproduce maximally. I have no और idea. बट मेरे हिसाब से चलो इंट्रा स्पेसिफिक करके देखते हैं. फिर और क्या करोगे. इंट्रा स्पेसिफिक करके देखते हैं. हाँ
ओ इंटर स्पेसिफिक, इंटर, मतलब वही इंटर मैंने मतलब बोला था एक, इंटर होगा। इंटर मतलब एक ही कॉलेज के हाँ। बीच, मतलब एक ही कॉलेज नहीं, मतलब एक ही पॉपुलेशन के अंदर ही अंदर, है ना, ये एक। तो एक ही के अंदर करेंगे तो कोई इवोल्यूशन नहीं आएगा ना, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर बाकी दूसरों से करेंगे दूसरे स्पेशीज में तब चेंज आएगा, इवोल्यूशन। एक तो मुझे इंटर और इंट्रा के बीच में कभी अंतर याद ही नहीं रहता। ये उसमें था, सेल चैप्टर में था, इंट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब विद इन द सेल, और इंटर सेलुलर मतलब बिटवीन द सेल्स। मतलब एक टिश्यू है, उसमें जितने भी सेल्स हैं, तो वो सेल्स, उस टिश्यूज के जितने भी सेल्स हैं, उनके बीच में हम्म। आपस में जो स्पेस होता है, दैट इज इंटर। हम्म। अच्छा बाय द वे जूजी भाई, अच्छा नाइस एक्सप्लेनेशन बाय द वे। हाँ। क्यों पूछ रहे थे भाई आप पूछ रहे थे क्या वो मतलब क्यों पूछ रहे थे इंग्लिश में? है? कुछ नहीं। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व करते हैं सिमिलर फिनोटाइप, उसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट है बट सेम सेम बट डिफरेंट। क्या बात है। चलो, जेनेटिक इक्विलिब्रियम किस चीज़ से स्टार्ट हो जाएगा, किस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाएगा बताओ? ये किस चीज से डिस्टर्ब हो जाएगा? करो करो रैंडम करो। मीटिंग, रैंडम, ओके, लैक ऑफ माइग्रेशन, लैक, रैंडम मीटिंग से डिस्टर्ब हो जाएगा। आर यू श्योर? नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, रैंडम मीटिंग से तो मेंटेन रहेगा ना। यस। लैक ऑफ रैंडम, लैक ऑफ माइग्रेशन, लैक ऑफ इंसेक्ट्स में। म्यूटेशन, आई गेस लैक ऑफ रैंडम मीटिंग। हाँ मतलब होगा तो इन दोनों में से एक ही कोई, या तो रैंडम मीटिंग की वजह से या तो उसकी कमी से। तो फर्स्ट है। फर्स्ट। यस। तो आज का आखिरी सवाल मैं जोजी जी को दूंगा। जोजी जी करेंगे। जोजी जी को ऑनर बोल के बता, करूंगा मैं। हैं? क्वेश्चन बोल के बता, मेरी आंखें तो है। द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड द आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। हाँ इसको क्या बोलोगे आप? हाँ, ए एनालॉगस इसको एवोल्यूशन। एनालॉग बोलेंगे। ठीक है, एनालॉग। अब एनालॉगस के भी दो हैं। एनालॉगस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से आया है और एनालॉगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से आया है। बताइए। कन्वर्जेंट है शायद। ओके, कॉन्वेंट स्कूल से आया है। लेट्स गो। इसी के हाँ। साथ साथ 42 क्वेश्चन हो गए हमारे। देखते हैं हमारी एक्यूरेसी कितनी होगी। मेरे हिसाब से 80 के ऊपर होनी चाहिए। ये पीवाईक्यूज है क्या, या फिर रैंडम क्वेश्चन? नहीं नहीं, पी वाई क्यूज थे ये तो, प्रॉपर पी वाई क्यू थे। सो द ओ करेक्ट 80.95%। तो कैसा लगा निका करके? अच्छा था। हम्म, अभी ये एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है, हमने पार्ट 3 अभी शूट नहीं किया है इसलिए। कोई बात नहीं। वैसे जो हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो मोर और लेस पीछे से ही हैं ये, क्योंकि पार्ट 3 से, तो अगर पार्ट 3 में कुछ है तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन से ही है। और जो कि हमने मोस्टली सही किए हैं। जो हमने गलत। एनसीईआरटी के छोटी छोटी लाइन से क्वेश्चंस पिक किया गया है, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह से, एक जो बार हमने गलत किया है एक बार देखना मोस्टली। पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि क्या गलत किया हमने। 17वां गलत किया था और ये तो जल्दीबाजी में किया था। 22वां हमें पता नहीं था हाँ, प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं। ये भी जल्दीबाजी, ये अच्छा ये चलो ठीक है, ये हम कर सकते थे अगर हमें पता होता तो। ये भी पढ़ा नहीं था हमने, सिली मिस्टेक। ये ये तो सही था ना, फ्लिपर ऑफ व्हेल। ये तो सही था। इसका अच्छा, इसका हमने बी, अच्छा हाँ मैंने आपका सोच के वो किया था ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ। 37 अच्छा हाँ 37 भी इसीलिए मिस्टेक। ये भी पहले से है जो हम पढ़ चुके हैं वहाँ से है ये हमें पता नहीं है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। और जेनेटिक ये लोड। हाँ ये भी हम उस जगह से है जहाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं था, मतलब गलती तो खैर हमारी थी, मोस्टली सिली मिस्टेक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही मतलब इन डेप्थ पूछी गई हैं, हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जैक्ट मतलब पता नहीं है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब हमें देखना पड़ेगा क्या होता ओके। है। कोई नहीं भाई, जोजी जी आपको कुछ कहना है? जोजी जी। चैनल डिलीट कर दे। ठीक है भाई, ओके कर दूंगा। किस दिन कर दूंगा ना, जिस दिन कर दूंगा उस दिन बोलोगे पहले तो ऐसा नहीं था। चलो ठीक है भाई। ठीक। तो थैंक यू अनिका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू जोजा जी, थैंक यू फॉर कमिंग। अनिका आपको कुछ कहना है हमारी ऑडियंस को? थैंक यू वाह आवाज़ ही कट गई भाई, आयरनी। फॉर इनवाइटिंग, और कुछ नहीं।
ऑडियंस को क्या कहूँ। चलो ठीक है। गाली दे दो। जो जो भी आपको कुछ कहना हमारी ऑडियंस को। हैं? Fuck you! ओके बाय बाय। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ